गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम पिछले वीडियो में जिसमें हमने विलयन की सांद्रता, जिसमें मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन इत्यादि को देखा था, इसके साथ साथ विलेयता को पढ़ी थी, इन दोनों में इंटर रिलेशन देखा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वाष्प दाब, राउल्ट्स लॉ। ओके, देखो वाष्प दाब इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ये शब्द दो छोटे छोटे शब्दों से बना है, वाष्प और ये दाब। पहले अगर हम वाष्प को पढ़ लें फिर दाब को जाने, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको वाष्प दाब मिल जाएगा। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक द्रव से भरा हुआ पात्र की चर्चा करते हैं। मान लो यहाँ पर द्रव भरा है यहाँ तक, इस ऊंचाई तक, इसके नीचे भी अणु हैं। तो वाष्प होता है जब द्रव की तल के अणु अपनी तल को छोड़ करके जब ऊपर उड़ जाते हैं यहाँ पर, तो ये कहलाता है वाष्पित अणु या वाष्प कहलाता है। और इस घटना को बोलते हैं वाष्पन। तो वाष्पन की परिभाषा हुई द्रव की तल में उपस्थित अणु का द्रव की तल को छोड़कर ऊपर उठना वाष्पन कहलाता है। वाष्पन की घटना से ही वाष्प बनती है। अब हम देखेंगे वाष्प दाब। मान लो हम इस द्रव से भरे हुए पात्र को अगर किसी एयर टाइट ढक्कन से ढक देते हैं, तब हम पाएंगे कि अगर द्रव का अणु अपने तल को छोड़ेगा तो यहाँ पर आएगा। चूँकि गैसों का काम है फैलना, इसलिए पात्र की दीवार पर फोर्स लगाएगा, ढक्कन पे फोर्स लगाएगा। चूँकि वो रिजिड बॉडी है इसलिए उस पर अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है, द्रव के तल के नीचे की ओर एक बल लगाता है और इसी को बोलते हैं वाष्प दाब। इसकी परिभाषा हो गई, द्रव की स्वतंत्र तल के ऊपर स्थित वाष्पित कणों का द्रव की तल पर नीचे की ओर लगाया जाने वाला बल वाष्प दाब कहलाता है। अब हम देखते हैं कि आखिर वाष्पन की क्रिया में क्या क्या होती है। इसके लिए पुनः हम इस चित्र को दोहराते हैं। मान लो हमारे पास एक द्रव से भरा हुआ पात्र है, इसके सरफेस में अणु ये हैं और इसके बल्क में अणु ये है। दो अणुओं की उदाहरण लेकर के इस घटना को समझ सकते हैं कि चूंकि बल्क में उपस्थित अणु सभी तरफ से अन्य अणुओं से घिरा रहता है और अणुओं के बीच अन्योन्य क्रिया लगती है। इसका मतलब इस अणु पर इस साइड की ओर उपस्थित अणु से एक अन्योन्य क्रिया लगेगा जिसकी एक परिमाण होगी, और दूसरी तरफ भी अणु से घिरा हुआ है, इस पर भी एक अन्योन्य क्रिया काम करेगा, इसकी भी परिमाण सेम होगी, दिशा अपोजिट होगा। परिमाण सेम होगी वो द्रवों के अणुगति सिद्धांत से आती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड से। वो ये कहता है कि प्रत्येक द्रव छोटे छोटे कणों से बना रहता है जिसको अणु कहते हैं। इन अणु ये सभी अणु सभी दृष्टि में समान होते हैं, इसलिए इधर लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स की परिमाण और इधर लगने वाले इंटरेक्शन फोर्स की परिमाण इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार इसके नीचे की ओर उपस्थित अणु ऊपर की ओर उपस्थित अणु के बीच लगने वाला अन्योन्य क्रिया भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, और हम कहते हैं कि बल्क में उपस्थित अणु एक बैलेंस फोर्स का अनुभव करता है। बैलेंस फोर्स, संतुलित बल का अनुभव करता है। अब हम पृष्ठ में उपस्थित अणु पर बात करते हैं। चूंकि पृष्ठ में उपस्थित अणु तीन दिशाओं से घिरा रहता है, एक इधर से घिरा है, इधर से घिरा है, डाउन साइड से घिरा रहेगा, ऊपर साइड से कोई अणु नहीं रहता, इसलिए इधर की ओर लगने वाले बल इस बल के द्वारा बैलेंस हो जाती है। लेकिन डाउनवर्ड लगने वाला फोर्स बैक को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड में कुछ नहीं रहता, इसलिए कहा जाता है कि द्रव की तल के अणु एक टेंस फोर्स का अनुभव करते हैं। अब यहाँ पर हम यदि इसकी बात करें तो प्रत्येक अणु गतिशील होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होता है।
सभी अणुओं की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है, परंतु यह माना जाता है या यह भी संभावना है कि कुछ अणुओं की काइनेटिक एनर्जी एक समान होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी को एवरेज ले आता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसलिए यहाँ पर यह माना जाता है कि कुछ अणुओं की ऊर्जा लगभग एक समान होती है। अब यहाँ पर देते हैं, जब इसको हम ये ऊपर की ओर पृष्ठ में जो अणु है वो नीचे की ओर अणुओं से घिरा हुआ है, नीचे की अणु ही उसको बांध के रखा हुआ है, ऊपर उठने से रोक रहा है। अगर इसको ऊपर उठना है तो नीचे की ओर या डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल में क्या करना पड़ेगा, एक अपवर्ड फोर्स देना पड़ेगा। तो जैसे ही इस पर टेम्परेचर देंगे, ये अणु काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वह डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने से एक्स्ट्रा एनर्जी रखेगा, तो तल को छोड़ करके ऊपर उड़ जाएगा। और इसी घटना को क्या बोलते हैं हम, वाष्पन बोलते हैं। इसी तरह से अणु क्या होंगे, तल में उपस्थित अणु यहाँ से हट करके ढके हुए पात्र में ढक्कन और पात्र के बीच में खाली स्थान पर रुक जाते हैं। ये वाष्पित अणु द्रव की तल पर एक दाब आरोपित करते हैं जो वाष्प दाब कहलाता है। अब वाष्प दाब किन किन बातों पर डिपेंड करेगी उसको देखते हैं। नंबर फर्स्ट, चूंकि वाष्पन की क्रिया में पृष्ठ का अणु ही ऊपर उठता है, इसलिए सरफेस में उपस्थित अणुओं की संख्या पर, अर्थात सरफेस में जितना ज़्यादा अणु होगा उतनी ही ज़्यादा वाष्पन की क्रिया होगी। दूसरा, चूंकि डाउनवर्ड फोर्स उसको ऊपर उठने से रोकता है, इसलिए अगर किसी लिक्विड की डाउनवर्ड फोर्स आखिर में अन्योन्य क्रिया है, अंतराणविक बल है, यदि अंतराणविक बल, द्रव के अंतराणविक बल कम होगा तो आसानी से ऊपर उठ जाएगा, अधिक होने पर उसको उठने में समय लगेगा। इसलिए किस पर डिपेंड किया, दूसरा द्रव की अंतराणविक बल पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, बल पर डिपेंड करता है। तीसरा चीज़ जो कि इसको ऊपर उठने के लिए रोक रहा है, वह किसी पर्टिकुलर विचाराधीन अणु के नीचे उपस्थित अणुओं की संख्या पर है, जिसका संबंध द्रव की घनत्व से है। द्रव का घनत्व जितना ज़्यादा होगा उसके नीचे की ओर उपस्थित अणु भी उतने ही होंगे। मतलब किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, द्रव की घनत्व से। अगर इन तीनों में कौन सा पॉइंट प्रीडोमिनेंट है अगर देखा जाए तो द्रव की अंतराणविक बल है। अर्थात वाष्पन की क्रिया मुख्यतः डिपेंड करती है द्रव की अंतराणविक बल पर। जिस द्रव की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा उसकी रेट ऑफ वेपोराइजेशन या वाष्पन की दर क्या होगी, कम हो जाएगी। और जिस लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा उसकी रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा हो जाएगी। और जिस किसी लिक्विड्स की रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, वाष्पित अणुओं की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी, उनके द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर डाउनवर्ड वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उसकी वाष्प दाब ज़्यादा होगी। अब मेरे ख्याल से वाष्प दाब पर किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। ये है वाष्प दाब। अब हम चलते हैं विलयन में। चूँकि हम विलयन चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि मान लो हमने पानी लिया, ये है हमारा प्योर वाटर, तो निश्चित रूप से स्पष्ट है कि अगर हम यहाँ तक भरे हैं तो इसके सरफेस पर केवल और केवल पानी के अणु होंगे, और इसकी अन्योन्य क्रिया भी डेफिनेट होगा, और इसलिए इसकी रेट ऑफ वेपोराइजेशन भी फिक्स होगा, और रेट ऑफ वेपोराइजेशन फिक्स होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर भी फिक्स होगा। पर अगर हम इस पर अगर कोई सॉल्यूट मिलाते हैं और अगर वो नॉन वोलेटाइल है, उड़ने वाला नहीं है, नॉन वोलेटाइल है, तो यहाँ पर लिक्विड्स जब आके इसमें मिक्स होगा ये कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर कुछ अणु हो जाएगा, ये जो डार्क सर्कल में ले रहे हैं वो विलय के अणु को दिखा रहा है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इस तरह से वो फंसा रहेगा। इससे क्लियर है कि सॉल्यूट को मिलाने पर अब इस विलयन या इस द्रव के सरफेस पर
विलायक के कुछ अणु भी फंस चुके हैं, इसलिए सतह पर विलायक की अणुओं की संख्या पहले से कम हो गई। विलायक की अणुओं की संख्या कम हो गई है, और अणुओं की संख्या जब कम हो गई तो निश्चित रूप से इनके ऊपर उठने की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, जैसा कि पहला बिंदु में देखे थे हम लोग। फिर से एक बार देखेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक या शुद्ध पानी में जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो जब ये डिसॉल्यूशन की क्रिया होती है तो इस घटना से सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स सरफेस में रुकते हैं, और सरफेस में रुकने की वजह से सरफेस मॉलिक्यूल्स पर सरफेस में रुकते हैं। वो दो तरह से हो सकता है, वो इंटरडिजिटल वाइड्स पे रुक सकती है या फिर उसको रिप्लेस करके रुक सकता है, लेकिन सरफेस पे रुकती है। तो सरफेस पे रुकने की वजह से सरफेस में पानी के अणुओं की संख्या या विलायक के अणुओं की संख्या विशुद्ध अवस्था की तुलना में कम हो जाता है, और इसलिए इनकी ऊपर उठने की जो रेट है वह भी कम हो जाएगी, अर्थात वाष्प कम हो जाएगा। वाष्प कम होने से वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम प्योर विलायक, देखो प्योर विलायक या प्योर सॉल्वेंट की अगर वेपर प्रेशर को VA मानते हैं, या सॉरी PA मानते हैं, PA नॉट, जब इस पर हमने सॉल्यूट मिलाया नॉन वोलेटाइल, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर आएगी वो कहलाएगी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, PA हो जाता है, और यह हमेशा PA इज़ लेस देन PA0 होगा। यह बात हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, कारण जब भी किसी शुद्ध विलायक पर नॉन वोलेटाइल विलेय को मिलाया जाता है तो वह पृष्ठ पर कुछ अणु पृष्ठ पर स्थान ग्रहण कर लेता है, जिससे पृष्ठ पर विलायक के अणुओं की संख्या में कमी आती है, और चूंकि वाष्पित होने वाला कंपोनेंट केवल सॉल्वेंट है, इसलिए उसकी रेट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाता है और वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये तो हो गया हमारा वाष्प दाब। फिर से दो बातें याद रखेंगे। वाष्प क्या है, किस घटना से प्राप्त होती है, तो वाष्पन की घटना से। वाष्पन रेट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होगी, यहाँ अगर लिख लें रेट ऑफ वेपोराइजेशन अगर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगी, ज़्यादा होगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बेस पर देखें तो वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस तरह से हम दो द्रवों की अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर पता कर लें तो उनकी वेपर प्रेशर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में ये कहता है, इसका डेफिनेशन, राउल्ट्स लॉ राउल्ट का नियम। जैसे देखो, फिर से एक बार चित्र को लेते हैं। ये है हमारा, ये अगर इसको लेते हैं, ये हमारा सॉल्वेंट है और ये वोलेटाइल है, उड़ने वाला है, वाष्पित होने वाला है। और अगर सॉल्यूट लेते हैं, यहाँ पर अगर सॉल्यूट की बात करें तो ये सॉल्यूट है और ये नॉन वोलेटाइल है, ये उड़ता नहीं है, वाष्पित नहीं होता है। तो इस निश्चित रूप से इसके वाष्प में क्या रहेगा, केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही रहेंगे या सॉल्वेंट पार्टिकल ही रहेगा। इसलिए वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन केवल सॉल्वेंट को होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन में आ जाता है कि किसी विलयन का वाष्प दाब उस विलयन के स्वतंत्र पृष्ठ पर उपस्थित विलायक अणुओं का वाष्प दाब
विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ पर ये हो जाएगा Pa प्रोपोर्शनल टू XA। यहाँ पर ध्यान देना है, फिर से एक बार बोल दूँ, अगर ये कंसेप्ट याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास एक ऐसा विलयन है जिसमें सॉल्वेंट वोलेटाइल है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, अर्थात ये उड़ता नहीं है, वाष्पित नहीं होता है। जब मिला हुआ है तो निश्चित रूप से क्या होगी, हम देख चुके हैं कि सॉल्वेंट पर जब सॉल्यूट डाला जाता है तो सॉल्यूट को कुछ पार्टिकल्स सरफेस पर अपना स्थान ग्रहण करता है, जिससे सरफेस पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स की वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे रेट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। राउट्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर निश्चित ताप पर किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ के ऊपर स्थित विलायक अणुओं का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब यदि हम ऐसा करें तो क्या मिलेगा, Pa इक्वल टू, ये कांस्टेंट लगाएंगे PaXA, जहाँ Pa क्या है, हियर Pa विलायक का वाष्प दाब है, विलायक, और यहाँ पर ये विलयन का भी है, विलयन का वाष्प दाब। चूंकि विलयन में उड़ने वाला केवल विलायक है, इसलिए जो विलायक भी कह सकते हैं और विलयन भी कह सकते हैं, इसलिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये विलयन का वाष्प दाब है। और यहाँ पर Pa0 है या Pa0, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। यदि हम इसको ग्राफ से समझें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए, तो यहाँ पर देखो ये ऐसा लेते हैं कि ग्राफ थोड़ा सा, दो ग्राफ को कंबाइन करके बनाया जाता है, थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर XA इज इक्वल टू 100% है और XB 0% है। इसका मतलब इस पॉइंट पर, इस ओरिजिन पर केवल और केवल विलायक है, अर्थात वो शुद्ध विलायक कहलाएगा। और इस ओरिजिन पर XA इज इक्वल टू 0% है, मतलब यहाँ पर कोई विलायक नहीं है, यहाँ पर है XB इज इक्वल टू 100%। तब हमको पता है कि यह शुद्ध विलायक है, इसलिए इसका वाष्प दाब ये होगा और ये हो जाएगी Pa0 हो जाएगा। जब इस पर हम विलेय को मिलाते जाएंगे तो उसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगा, और इसलिए ग्राफ क्या होगी, इस तरह से नीचे गिरता जाएगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर केवल विलेय है, इसलिए विलेय का वाष्प दाब, विलेय का ये क्या होगा, PB0 होगा। और जब इस पर विलायक मिलाते हैं शुद्धि के रूप में, तब भी इसका वाष्प दाब घटते जाएगा और ये ग्राफ ऐसा मिलेगा। तो ये जो होगी हमारा Pa इज इक्वल टू होगा Pa0XA, ये ग्राफ मिलेगा अपने को PB इक्वल टू PB0XB। तो यहाँ पर कई बार पूछा गया है, क्या ये Pa0, इस ग्राफ पे Pa0 और देखो PB0 के हाइट सेम नहीं है, हाइट सेम नहीं है, जो इस बात को दिखाती है कि दोनों की वेपर प्रेशर प्योर स्टेट पर एक जैसे नहीं है। उसका कारण है कि दोनों लिक्विड्स की जो एक्टिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अलग अलग द्रवों की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग अलग होती है, इसलिए उनकी रेट ऑफ ऑपरेशन अलग अलग होता है, और रेट ऑफ ऑपरेशन अलग अलग होने से उनका वेपर प्रेशर भी अलग अलग होता है। ये ग्राफ दिखा रहा है कि ये इसकी Pa0 हाइटेड है PB0 से, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सॉल्वेंट की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पर इसकी जो विशुद्ध अवस्था में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से कम होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया तीन, देखो ये एक इक्वेशन आया, ये कब की स्थिति में आया है, जब वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब
ये है अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का है, विलयन का है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं Pb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pb0 XA, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और इस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि Pb प्योर सॉल्यूट है, वोलेटाइल है, परंतु यहाँ पर जो इम्प्योरिटी मिलाया जाएगा Pa के विलायक के रूप में, वो क्या रहेगा, नॉन वोलेटाइल रहेगा। तीसरी केस में देखते हैं, अगर दोनों वोलेटाइल है, ये दूसरा केस क्या होगा, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन, चूंकि दोनों वोलेटाइल हैं तो वाष्प में दोनों कंपोनेंट्स के घटक होंगे, इसलिए यहाँ पर जो इनका जो वाष्प दाब होगा वो Pa प्लस Pb होगा, अर्थात दोनों के घटकों के योग के बराबर होगा। और ये ग्राफ हो जाएगी हमारा, ये P इज इक्वल टू Pa प्लस Pb, चूँकि दोनों को दोनों वोलेटाइल हैं। इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू Pa नॉट XA प्लस Pb नॉट XB। ये है राउल्ट्स के नियम का फार्मूला, जो ऐसे विलयनों के लिए है जिसमें विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हैं। ये ऐसे विलयन के लिए है जिसमें केवल विलायक वाष्पशील है, यह ऐसे विलयन के लिए है जिसमें केवल विलेय वाष्पशील है। ये तो हो गया इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब हम लोग राउल्ट्स नियम को एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। क्वेश्चन है, एथनॉल एवं मेथनॉल का वाष्प दाब क्रमशः 44.5 एवं 88.7 मिलीमीटर पारे के बराबर है। यदि 60 ग्राम एथनॉल और 40 ग्राम मेथनॉल को मिलाकर एक विलयन बनाया गया है जो कि आदर्श है, विलयन की वाष्प दाब की गणना कीजिए। इसमें देखो हमको बोल रहा है विलयन की वाष्प दाब निकालना है, और इसकी फार्मूला होती है P इज इक्वल टू Pa प्लस Pb, जहाँ पर Pa क्या है, घटक A का वाष्प दाब है, Pb घटक B का वाष्प दाब है, मतलब ये मेथनॉल का वाष्प दाब और ये एथनॉल का वाष्प दाब। और हम जानते हैं जब तक Pa Pb नहीं निकालेंगे तब तक हम विलयन की वाष्प दाब नहीं निकाल सकते। और हमको पता है ये फार्मूला Pa नॉट XA प्लस Pb नॉट XB होता है। तो जब तक हम मोल प्रभाज नहीं निकालेंगे तब तक के हमारा बात बनने वाला नहीं है। तो मोल प्रभाज निकालने के हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो मोल्स की फार्मूला होती, देखिए अब निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल CH3OH, चूँकि इसका 40 ग्राम यूज़ हुआ है, ये हो जाएगा 40। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने पर आता है 32। यहाँ पर जब इसको निकालते हैं ये आता है 1.25 मोल। इसी तरह से यदि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालते हैं, इसकी फार्मूला देखो, यहाँ 60 ग्राम लिया गया है तो 60, जब इसकी मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो ये आएगा 46, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.30 मोल्स, अर्थात ये वैल्यू है इसका Na, ये वैल्यू है Nb। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल CH3OH, इसका फार्मूला होगा Na/Na प्लस Nb। इसकी अगर वैल्यू रखते हैं तो Na की वैल्यू है 1.25 अपॉन 1.25 प्लस 1.30। यहाँ से अगर वैल्यू जोड़ते हैं तो 1.25 अपॉन हो जाएगा 5
2.5 हो जाएगा। इसको जब अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा इज इक्वल टू 0.49। इसी तरह से अगर XB ये इथेनॉल का होगा C2H5OH, इसकी फार्मूला होगी NB/Na + NB। इसकी वैल्यू पुट करने पर आएगा 1.30, 1.25, 1.25 + 1.30 इज इक्वल टू होगा 1.30/2.55। इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 0.51। अब हमको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथनॉल, पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथनॉल, जिसकी फार्मूला होगी PA = PA0 XA होगा। यहाँ पर हमको PA = दिया है 88 पॉइंट्स, यहाँ लिख PA0 = 88.7 मिलीमीटर, PB0 = 44.5 मिलीमीटर दिया है। इस वैल्यू को अगर यहाँ पे रखते हैं तो PA = हो जाएगा, PA0 दिया है 88.7 और XA की वैल्यू आया है 0.49। जब हम इसको इनटू करते हैं तब हमको मिलेगा 43.46 मिलीमीटर। इसी तरह से अगर PB निकालते हैं, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ एथनॉल, पार्शियल प्रेशर ऑफ एथनॉल C2H5OH, इसकी फार्मूला होगी PB0 XB। PB की वैल्यू दिया है 44.5, XB आया है हमारा 0.51। जब इसका गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 22.7 ये मिलीमीटर। अब हमको निकालना है विलियन की P = PA + PB। यहाँ से हो जाएगा, PA मिला है अपने को 43.46 प्लस PB मिला 22.7। जब इसको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 6, 7 4 11, 3 2 5 1 6 और 6, इतना मिलीमीटर पायरे के बराबर। अर्थात उस विलियन की वाष्प दाब होगी 66.16 मिलीमीटर दाब। इसको एक बार फिर से संक्षिप्त कर देखते हैं। यहाँ पर हमको ये PA PB की वैल्यू दिया था, इन दोनों को इस मात्रा में मिलाकर विलियन बनाया गया है जो कि आदर्श है। तो विलियन की वाष्प दाब की गणना करना, चूँकि हमको पता है राउल्ट नियम से कि विलियन का वाष्प दाब की फार्मूला ये होती है, इस फार्मूला को इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो जब तक हम PA नहीं प्राप्त करेंगे, PB प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम P नहीं निकाल सकते। PA की वैल्यू निकालने, PA की वैल्यू तभी निकलेगा जब हमको XA और XB की वैल्यू, इसलिए हमने सर्वप्रथम XA निकालने का प्रयास करेंगे। XA तभी निकलेगा जब उसकी मोल्स पता होगा। तो सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं मोल्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल, तो यहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ मेथनॉल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ निकालने से इतना मोल मिलेगा। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 60 ग्राम लिया गया है विलियन में, 46 उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, यहाँ करने से 1.3 मोल मिलता है। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल की फार्मूला ये होगी, वैल्यू पुट करने पर ये मिलेगा, सॉल्व करने पर ये इतना मिलेगा। उसी तरह से XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एथनॉल, इसकी फार्मूला ये होगी, वैल्यू पुट करने पर ये मिलेगा, सॉल्व करने से अपने को ये मिलेगा। अब हमको निकालना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथनॉल। तो पार्शियल प्रेशर, इसके लिए फार्मूला ये होगी, ये वैल्यू अपने को दिया गया है, ये अपने को यहाँ से प्राप्त हुआ है, दोनों को इंटू करने पर इसका पार्शियल प्रेशर इतना हो जाएगा। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल लेते हैं, तो इसकी फार्मूला ये होगी, PB की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे और मोल यहाँ से प्राप्त हुआ है, इसको सॉल्व करने पे इतना मिला।
अब हमको विलियन की मोल प्रेशर निकालना है, तो ये इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। ये दोनों को जोड़ने पर 66.16 मिलीमीटर मिलेगा। इस तरह से हम अन्य न्यूमेरिकल प्रश्नों को सॉल्व करके राउल्ट्स नियम की न्यूमेरिकल एबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बड़ी आसानी से दे सकते हैं। इसलिए आप लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आएंगे आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपनी स्किलनेस डेवलप करते रहिए। थैंक यू।